पहलगाम हमले को आज 30 दिन पूरे हो गए हैं और उसी पर लगातार बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने पाकिस्तान को याद दिलाया है कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें कैसे भारत ने मिट्टी में मिला दिया। कतरे कतरे का हिसाब हमने चुकाया है। 22 फरवरी को पहलगाम हमले में 26 परिवारों ने अपनों को खोया था। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में 26 परिवारों ने अपनों को खोया था। जिन्होंने शहादत दी वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन उनकी शहादत का बदला हिंदुस्तान ने ले लिया है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है। जिन माताओं और बहनों का सिंदूर आतंकवादियों ने छीना, उन्हें जवाब मिला और करारा जवाब मिला। आज पहलगाम हमले के 30 दिन के बाद भी पूरा देश ये कह रहा है कि जिन्होंने पहलगाम में अपना बलिदान दिया, उनके परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। सिंदूर की सौगंध इस कार्यक्रम का नाम इसीलिए हमने दिया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे जिनके चेहरे का नूर छीनने का काम आतंकवादियों की ओर से किया गया। आतंकवादियों के हमले में कानपुर के निवासी शुभम द्विवेदी भी शहीद हुए थे। शुभम की पत्नी ऐशन्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आज जब 1 महीने होने जा रहे हैं, ऐशन्या, ऐसे में आपसे ये सीधा सवाल है, अब तक की जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से की गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। जिस हिसाब से अभी तक में जितने भी पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में रह रहे आतंकियों को मारा जा रहा है या उनके कोई भी जगह है जहाँ पे वो पल रहे थे, जहाँ वो ट्रेनिंग ले रहे थे, उन सेंटर्स को ख़त्म किया गया है। ये हमारी आर्म फोर्सेस की बहुत बड़ी बदला था। और आज मैं रोज़ 1-2 दिन में न्यूज़ में सुन रही हूँ कि आज ये आतंकी पकड़े गए, वो आतंकी पकड़े गए। तो ऑपरेशन तो चल रहा है और शुरुआत से ही मैंने कहा है कि मुझे 2 ही चीज़ चाहिए, एक आतंकवाद ख़त्म हो, दूसरा शहीद का दर्जा। तो आतंकवाद ख़त्म पे तो हमारी आर्म फोर्सेस पूरी तरीके से लगी हुई है। रोज़ ही हमें खबर मिलती रहती है उस चीज़ की। आप देश से अलग अलग दलों के सांसद विदेशों में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाले हैं। एक शुभम द्विवेदी अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी पत्नी के तौर पर वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप चाहेंगे कि दुनिया के मुल्कों में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ वो बातें जरूर की जाए? मैं सबसे पहली चीज़ तो आज पूरे देश क्या पूरे दुनिया के हर इंसान को एक हो जाना चाहिए आतंक को ख़त्म करने के लिए। और हम इस चीज़ को नहीं झूठा बोल सकते कि पाकिस्तान ही बहुत बड़ा वो देश है जहाँ पे पाकिस्तानी पलते हैं, वो पैदा होते हैं, वहीं पे उनको उनके ही तिरंगे में लपेट के उनको शहादत दी जाती है, जो भी बोलते हैं उनकी वहाँ पे। बट है तो वो टेररिस्ट। उनको इस तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान दिखा रहा है कि हम उन्हें अपने ही झंडे में लपेट के उन्हें विदा कर रहे हैं, ये तो पूरी तरीके से पाकिस्तान शो कर रहा है कि हम टेररिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे देश, पूरी दुनिया को इस समय एक हो के इस चीज़ पे लड़ना चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, हमें पाकिस्तान बायकॉट करना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। दूसरा जी, इसके लिए भी मैं पूरे देश से एक और बहुत बड़ी अपील शुरू से कर रही हूँ कि वो 26 लोग जो वहाँ मारे गए वो एक तरीके से गुमनामी की मौत में ना जाएं, इसलिए मैं उनके लिए शहीद और अमर का दर्जा मांग रही हूँ। मुझे इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जैसे हिंदू बोल के हमें हिंदू की वजह से मारा गया, बाहर जाने से इंसान डर रहा है और कोई भी युवा आजकल उठ के खड़े होने से डरेगा कि हम शायद बाहर जाएं, हमें आतंकी हमला हो जाए और हम मर जाएं तो हमारे को कुछ भी मिलेगा नहीं, हम सिर्फ मर जाएंगे, हम गुमनाम रह जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए मेरी बहुत बड़ी अपील है शुभम के लिए और जितने भी लोग, शायद वहाँ 26 लोग जितने मारे गए, सबके लिए कि उनको शहीद का दर्जा दीजिए। एक तमाचा आप मारिए आतंकवाद को कि आप हमारे लोगों को, जो नागरिकों को मार रहे हैं, वो हमारे लिए सिर्फ एक गुमनामी में मरने वाले लोग नहीं हैं, वो हमारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम अमर करेंगे, जिन्हें हम शहीद करेंगे, जिन्हें हम एक रिकॉग्निशन एक बड़े लेवल पे जाके बैठाएंगे कि हाँ, कल को दूसरा इंसान खड़े होके बोले कि मैं हिंदू हूँ, मैं बाहर निकलूँगा। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले ऐशन्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने देख लिया
कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो फिर उसका नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया गया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया गया है। शुभम द्विवेदी की पत्नी होने के नाते ये 1 महीने कैसे गुजरे आपके लिए? यकीनन उसको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है। वो तमाम यादें जिसको संजोकर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन 22 अप्रैल, क्योंकि 1 महीने पहले का ही वो वाकया जब आप लोग हंसते खेलते घूमने के लिए परिवार के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे पहलगाम, और उसके बाद आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये 1 महीने कितने दर्दनाक रहे? हर दिन हमारे लिए ऐसा लगता है हम उस चीज़ को रोज़ ही उस चीज़ को जीते हैं। और ख़ासकर मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं बोलूँगी, जितनी औरतें जितने बच्चों ने वहाँ पे ये होते देखा है ना, जिनके सामने उनके पति या उनके पिता की हत्या इस तरीके से कर दी गई है टेररिस्ट से, वो लाइफ में कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। 1 महीना क्या, मुझे 1 साल, मुझे लगता है पूरी लाइफ ही कम है। पूरी लाइफ मुझे लगता है ये ट्रॉमा से वो बच्चा 7 साल के बच्चे, क्या 4 साल के बच्चे उस ट्रॉमा से कभी निकल पाएंगे? वो बीवियाँ या मैं जो अपने सामने अपने हस्बैंड्स को इस गंदी तरीके से मरता हुआ देख रही है, अपने सामने इस तरीके से जाते हुए देख रही है, वो नहीं निकल सकती। मैम इस चीज़ से बाहर कभी नहीं निकल सकते हम। मेरे दिमाग में रोज़ 24 घंटे वो चलता है, सबके दिमाग में ही चलता होगा। मैं तो सब पूरी फैमिलीज़ के लिए बोलती हूँ। शुभम के परिवार के लोग, उनके माता पिता, वो किस रूप में अपने बच्चे को याद रखते हैं? यकीनन उनकी भी लगातार इस खबर पर नजर रही कि पाकिस्तान को किस तरह हिंदुस्तान ने सबक सिखाया, कैसे घर में घुस कर मारा। मेरी बात भी हुई थी जब भारत की ओर से पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तबाह किया गया था, उस दौरान आपके परिवार के बाकी लोगों से। जब 1 महीने उस पूरे आतंकवादी वारदात को होने जा रहे हैं, यही दोपहर का ही वक्त था। अब मुझे बताइए कि आज इस समय दोपहर के 1:09 हो रहे हैं जब आपसे बात हो रही है। दोपहर का भी वक्त था जब 2 बजे के बाद आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया था पहलगाम में। 2:25 मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद है, क्योंकि उस मेरी और शुभम का लास्ट कॉन्वर्जेशन ही टाइम से रिलेटेड था कि हम इतने बजे रहे और इतने बजे नीचे चलेंगे। हमारा लास्ट कॉन्वर्जेशन था, तो 2:25 एग्जैक्ट हो रहे थे उस समय। और आप शुभम के माँ बाप के लिए पूछ रहे हो मेरे से, उनका तो अकेला बेटा था, उनके लिए तो कुछ नहीं बचा मैम, उनके लिए कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस चीज़ से कोई माँ बाप निकल पाएगा क्या? कोई माँ जो इस चीज़ को, जिसको पता है कि उसका बेटा उसके पास नहीं वापस आने वाला, वो माँ कैसे रहेगी? मुझे नहीं पता। वो मम्मी बेड से नहीं उठती है, मम्मी बात नहीं करती है ज़्यादा, उनसे हम लोग ज़बरदस्ती बात करते हैं, मम्मी बैठो हमारे पास, मम्मी बैठ के हमसे बात करो। वो बोलती भी नहीं, वो बात ही नहीं करती। जिसका इकलौता बेटा इस तरह से मारा जाए, उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसको शब्दों में बांधना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और लगातार हम उन तमाम चेहरों की तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिनका सिंदूर छीनने का काम पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों की ओर से किया गया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने सबक सिखाया है पाकिस्तान, उसके हुक्मरान और आतंकवादियों को, और यकीनन दोबारा ऐसी स्थिति हिंदुस्तान के भीतर नहीं बने। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ही साथ पाकिस्तान को समय समय पर भी सबक सिखाने की जरूरत होगी। इसके साथ ही अब मैं आगे बढ़ते हुए ऐशान्या, शुभम ने, आपने बताया कि समय को लेकर ही आपकी आखिरी बार उनसे बातचीत हुई थी। कितना वक्त आप दोनों को साथ में मिला एक दूसरे के साथ? शादी को बहुत कम समय हुए थे, उसके पहले कुछ ऐसी यादें शुभम द्विवेदी से जुड़ी हुई जो आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहें? 2 महीने शादी को हुए थे हमें। 12 फरवरी को हमारी शादी हुई थी और 13 अक्टूबर को हमारा रोका हुआ था। तो ऐसे टेक्निकली हम लोग को 6 महीने कुछ दिन हुए थे। तो मुझे ये याद है जो मेरे साथ अब पूरी लाइफ रहने वाली है। शुभम बहुत खुश रहने वाला इंसान था, उसने मुझे हमेशा खुश रखा है। इवन मैं 1 दिन पहले का कॉन्वर्जेशन मेरा और शुभम का बताती हूँ। हमारी छोटी सी बात पे नोकझोंक हुई थी, तो मैं रो रही थी, तो मेरे पास आके मुझसे कहता है कि मैं तेरे को अब कभी लाइफ में रोने नहीं दूंगा, एंड मैं वो वजह नहीं बनूंगा जिसकी वजह से तुम्हें रोना पड़े। 1 दिन पहले का कॉन्वर्जेशन था।
बहुत मुश्किल होता है इन जज्बातों को शब्दों में बांध कर इस तरह से लोगों के सामने रख पाना। और आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, एक महीने पहले की ही बात है, जिंदगी किस तरह से बदल जाती है ये आपके चेहरे से भी हम देख और समझ सकते हैं और आपकी बातों से भी ये हम जान सकते हैं। शुभम जहां भी रहें, ईश्वर उन्हें शांति दें, उन्हें तमाम खुशियां दें और परिवार को ये जो दुख है जो बीते एक महीने में आप झेल रहे हैं, सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको सहने की शक्ति दें। ऐशन्या, आगे बढ़ते हुए अब पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है, लेकिन देश के भीतर भी अब आप लोगों की लगातार इस खबर पर नजर होगी कि एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। विपक्षी दलों की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिन 4 आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया, अब तक वो क्यों नहीं मार गिराए गए। इसी के साथ ही जो विपक्षी दलों के सांसद भेजे गए हैं उन पर भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि कुछ सांसदों को पिक एंड चूज किया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग बयान भी आपने देख लिए हैं। अब आपको देश के भीतर ये जो सियासत होती है वो क्या समझ में आती है? पाकिस्तान के मुद्दे पर क्या इस तरह की सियासत होनी चाहिए या हमारे नेताओं को कुछ सीख देंगी आप? मैं पहले भी पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व थी, मैं आज भी पॉलिटिक्स पे कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरी एक ही अपील है कि इस मुद्दे पे पूरे देश, पूरी दुनिया को एक होना चाहिए। हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। हमारी आर्म फोर्सेस किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं लड़ती है, वो हमारे देश के लिए लड़ती है। तो हमारे देश को एक होना चाहिए इस समय में। हमारी आर्म फोर्सेस का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस समय वो है। हमारी आर्मी जिस तरीके से लड़ रही है, जिस तरीके से वहाँ पे जो माएँ अपने बच्चों को भेज रही हैं लड़ने के लिए, उन माँओं के लिए सलूट है। उन बच्चों के लिए जो वहाँ जाके उनके बच्चे लड़ रहे हैं हमारे लिए, उनके लिए सलूट है। इसमें कुछ पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। दिस इज़ इंडिया, ये हिंदुस्तान का मैटर है। टीम इंडिया के तौर पर हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति की आवाज बुलंद होनी चाहिए और जब वो आवाज एक सुर से सुनाई नहीं देती है तो यकीनन तकलीफ होता है आप लोगों के लिए भी, जिन्होंने अपने बेहद करीबी, आपने तो अपने पति को ही खोया है, और उन लोगों के लिए भी जो एक देशवासी होने के नाते अगर शुभम से हम सब रिलेट अपने आप को कर पाएं तो वो हमारे देश के थे, हमारे देश के नागरिक, एक युवा नौजवान जिसको देश के लिए कुछ करना था, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी यादों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगे बढ़ के ये कहते हैं कि अगर दोबारा से पाकिस्तान ने इस तरह की हिमाकत की तो पाई पाई का हिसाब चुकाया जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि वो टूटने की कगार पर है, बलूचिस्तान, सिंध। क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान का इसी तरह से हश्र होना चाहिए अब इससे आगे की बात, ताकि दोबारा किसी भी उस ऐसी लड़की ऐशन्या से हम बातचीत नहीं करें जिसने अपना पति आतंकवादी हमलों में खोया हो और इस तरह से बैठ के हमारे इंटरव्यू का वो हिस्सा बने? हम कभी नहीं चाहेंगे कि दोबारा हिंदुस्तान में ऐसी परिस्थिति पनपे। ऐसे में पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब क्या क्या और किए जाने की जरूरत है? सबसे बड़ा मेरा ये है कि आप जितनी भी तरीके से, जिस भी तरीके से आप टेररिस्ट ख़त्म कर सकते हैं ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि कल ये घटना दोबारा हुई, कल कोई और शुभम शहीद हुआ तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी हार होगी। तो इस समय तो सबसे जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस लड़ रही है, मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बात सुनी है कि उन्होंने आर्म फोर्सेस को खुली छूट दी है कि आप आतंकवाद ख़त्म करिए। तो इस समय का हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि आतंकवाद ख़त्म हो और ऐसी स्थिति दूसरी ना हो और कोई शुभम शहीद ना हो, फिर से दोबारा कोई परिवार ऐसे ना रोए। तो आतंकवादी ख़त्म होने चाहिए, वो चाहे हमारे देश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। और हम इस चीज़ को नहीं झुठला सकते कि पाकिस्तान आतंकवादी का बहुत बड़ा सपोर्टर है, आतंकवाद का बहुत बड़ा सपोर्टर है। वो आतंकवाद को पालता है, पोसता है और फिर भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है। ऐशन्या, आपके सिंदूर को हिंदुस्तान अब वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन हमने अपने कार्यक्रम का नाम सिंदूर की सौगंध दिया है और हिंदुस्तान का ये संकल्प भी है कि जब तक जो 26 लोग हमारे मारे गए उनके एक एक खून का बदला हिंदुस्तान, हमारी सेना, सरकार पूरी तरह से पाकिस्तान से नहीं ले लेती, हिसाब बराबर नहीं कर लेती, उन आतंकवादियों को चुन चुन कर उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, तब तक कोई शांत नहीं बैठेगा। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए।
और आज 1 महीने हैं आपके लिए, यकीनन ये बहुत भावुकता का दिन। 1 महीने में पूरी की पूरी जिंदगी आप ऐशन्या से अपने आप को जब जोड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी और 2 महीने के बाद की उनकी जिंदगी किस तरह से बदल गई है, तो आप समझ पाएंगे कि ये दर्द कितना बड़ा है। लेकिन सिंदूर की ये सौगंध है जिसको लेकर हिंदुस्तान प्रतिज्ञा कर चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग आखिरी वक्त तक लगातार जारी रहेगी, जब तक उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद हम नहीं कर देते। सिंदूर की सौगंध, क्योंकि आज पहलगाम हमले को 1 महीने पूरे हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार बीकानेर में हैं। वहां एक जनसभा में पीएम मोदी ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि पाकिस्तान के हर हरकत पर करारा जवाब दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे,
जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल
अब नहीं चलेगा। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की वंदे 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 वंदे। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जितनी बातें कही हैं उसके एक एक शब्द बेहद महत्वपूर्ण हैं। हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति से अभी और राज खुलवाने बाकी हैं। बड़ी खबर है, यही कारण है कि 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज पुलिस ने ज्योति को हिसार कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी, उसके फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच अभी बाकी है। जहां जहां भी ज्योति गई थी वहां की पुलिस ज्योति से पूछताछ कर रही है, इसीलिए ज्योति की रिमांड बढ़ाई जाए। जिसके बाद कोर्ट ने ज्योति को 4 दिन की रिमांड और उसकी बढ़ा दी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब इस लड़की से जानना बाकी है। पाकिस्तान का जब जब इसने दौरा किया, किन किन लोगों से मुलाकात किया, आईएसआई के वो कौन कौन से चेहरे थे जिनके संपर्क में रही, वहां के हुक्मरानों के साथ जो उसकी तस्वीरें सामने आई है, खासतौर से मरियम नवाज को लेकर उस पर भी सवाल दागे जाएंगे। कई कंट्री का दौरा ये कर चुकी है, ऐसे में जासूसी के आरोप में घिरी हुई ज्योति को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। जिसके बाद आपको बताते चले, आज जब पुलिस की रिमांड खत्म हो रही थी, पुलिस ने अपनी बात रखी, जिसके बाद कोर्ट ने ज्योति को 4 दिन की और रिमांड पुलिस को दे दी है। पुलिस पूछताछ कर रही है जासूसी केस में ज्योति मल्होत्रा से लगातार पूछताछ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जब इसको कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद पुलिस की ओर से तमाम दलीलें दी गई, शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है। जरा सोचिए, जिसके पिता को पता ही नहीं कि बेटी करती क्या है, अपने पिता के साथ हिसार में रहने वाली ये लड़की कई अलग अलग देशों का दौरा कर चुकी है। हिंदुस्तान के भीतर भी जिन जिन जगहों पर ज्योति मल्होत्रा गई थी, वहां की भी पुलिस अब पूरी तरह से सतर्क है। जम्मू कश्मीर भी ये जा चुकी थी और उसके बाद जब हमला हुआ तो फिर उसके कुछ दिनों के बाद ये अपना बाकायदा एक वीडियो बनाती है और उसमें जिस तरह की बातें करती है, उसके बाद जो लोग गए थे पर्यटक, उन्हीं के ऊपर दोष मढ़ती हुई ज्योति अपनी वीडियो में दिखाई दे रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो ज्योति मल्होत्रा से पूछने अभी बाकी हैं। पाकिस्तान के किन किन लोगों के संपर्क में वो थी। मनोज वर्मा हिसार से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। 4 दिन और पुलिस की रिमांड बढ़ा दी गई है। मनोज, कौन कौन से सवाल हैं जो अभी पूछे जाने बाकी हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने आज सुबह ही ज्योति मल्होत्रा को अदालत में पेश कर दिया था। 5 दिन की उसकी जो रिमांड थी वो आज खत्म हो गई थी और पुलिस को आज 4 दिन की और रिमांड मिली है। पुलिस ने अदालत में बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के 3 मोबाइल फ़ोन और 1 लैपटॉप जो है फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजे गए हैं। उसकी रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आने की उम्मीद है और उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट को सामने रखकर आमने सामने उससे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी जो जानकारी है वो ज्योति मल्होत्रा से जुटाई जानी है, कुछ और लोगों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है। ये सब ग्राउंड देते हुए पुलिस ने रिमांड की मांग की थी, तो अदालत ने आज 4 दिन की जो रिमांड है वो ज्योति मल्होत्रा की दे दी है। इसके अलावा इन 5 दिनों की पूछताछ में भी कई चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो इस पूछताछ के अंदर हुए कि वो लगातार दानिश के संपर्क में थी। दानिश के अलावा फिर पाकिस्तान के जो ISI के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात हुई, अली हसन से हुई, अली हसन के अलावा और 2 लोगों से मुलाकात हुई। तो लगातार पूछताछ जारी है और हर पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लगातार चैट सामने आ रही हैं, लगातार वो पाकिस्तान में बातचीत कर रही थी, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद भी इस मामले में आगे आने वाले दिनों में और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। मनोज, उसके 3 मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी पुलिस ने बरामद किया था, उससे भी कई जानकारी निकलकर सामने आई है। उसके पाकिस्तानी चैट पाकिस्तान के लोगों से, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी पाकिस्तान में शादी करा दो, इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आई जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। और कौन कौन से अहम खुलासे पूछताछ के दौरान निकलकर सामने आए हैं जिसने शक को और ज्यादा गहरा दिया है कि ज्योति किस तरह से पाकिस्तान के लिए काम करती थी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि शुरुआत में ही पुलिस ने क्लियर कर दिया था कि जब अटैक हुआ था
पहलगाम में, उसके बाद भी वो पीआईओ का जो अधिकारी है उसके साथ संपर्क में थी। तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर पुलिस को खटक रही थी। इसके अलावा भी लगातार वो शुरुआत से एजेंसीज़ की रडार पर थी और जब अटैक के बाद वो संपर्क में थी तो कहीं ना कहीं पुलिस ये मानकर चल रही है कि उसको मालूम था कि ये अधिकारी है और पाकिस्तान का अधिकारी है, उसके बावजूद वो संपर्क में थी। इसके अलावा जब उसके फ़ोन कॉल की जांच की गई तब पहलगाम अटैक के बाद के कुछ उसने जो चैट्स थी वो डिलीट कर दी थी, जिसकी रिकवरी होना अभी बाकी है। यही वजह है कि पुलिस अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जो चैट्स डिलीट कर दी गई थी उसको रिट्रीव होना बाकी है। वो रिट्रीव होने के बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार वो कौन सी चैट्स थी जो उसने वहाँ पर दानिश के साथ में की थी और उसमें क्या डिलीट उसने कर दिया था। तो चैट्स अब जब सामने आएंगी, जब वो चीज़ें निकल करके सामने आएंगी, तब ये पता चलेगा आखिरकार ऐसी वो कौन सी बातें थी वो दानिश के साथ कर रही थी, ऐसी क्या चैट्स थी जो बात करने के बाद उसने वो डिलीट कर दी। कुछ स्पेसिफिक चैट डिलीट की गई थी। तो जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट सामने आ जाएगी तब और चीजें खुल करके सामने आएंगी इस मामले में। बहुत धन्यवाद मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। ज्योति मल्होत्रा की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ा दी है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो जासूस ज्योति से पूछे जाने अभी बाकी हैं, जिस तरह के आरोप इसके ऊपर लगे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।